हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी रास्ता में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके बीएसटीसी और आगामी सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, आज का पहला प्रश्न है हमारा अन्योक्ति। अन्योक्ति का संधि विच्छेद है, यानी अन्योक्ति का संधि विच्छेद कौन सा है इनमें से? अन्योक्ति का संधि विच्छेद कौन सा है? अन्य, अन्य प्लस उक्ति, अन्य उक्ति या अन्य उक्ति। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अन्य प्लस उक्ति, अन्य प्लस उक्ति इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। ए और उ से मिलकर, ए और उ से मिलकर ओ बन रहा है, ए और उ से मिलकर ओ बन रहा है। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें हो जाएगी गुण संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अन्योक्ति में कौन सा संधि हो जाएगी? गुण संधि। और इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अन्य प्लस उक्ति। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, पराजय में उपसर्ग छांटिए। यानी पराजय में हमें उपसर्ग बताना है, पराजय शब्द में उपसर्ग बताना है। तो पर, परा, प या आ, तो कौन सा उपसर्ग होगा? इसमें उपसर्ग होगा परा प्लस जय, परा प्लस जय। इसमें परा उपसर्ग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, किस शब्द में इक प्रत्यय नहीं है? यानी इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें इक प्रत्यय नहीं है? तो इनमें से कौन सा शब्द है? आंशिक, पारंपरिक, काल्पनिक और जानकी। तो अंश, तो पहले का तो क्या हो जाएगा? अंश प्लस एक आंशिक हो जाएगा। दूसरे का क्या हो जाएगा? परंपरा, परंपरा प्लस इक, परंपरा प्लस इक, ये पारंपरिक हो जाएगा। और कल्पना, कल्पना, कल्पना प्लस इक, इसमें काल्पनिक हो जाएगा। यानी इन तीनों में इक प्रत्यय है। और जानकी, जनक, जनक प्लस ई, इसमें ई प्रत्यय है, इसमें ई प्रत्यय, यानी अर्थात इसमें इक प्रत्यय नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जानकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जानकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, माँ बाप में कौन सा समास है? यानी माँ बाप में कौन सा समास है? माँ बाप में हमें समास बताना है। तो द्वंद्व समास है, क्रमधारय है, द्विगु है या बहुव्रीहि है? तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? माँ बाप में माँ और बाप, माँ और बाप, माँ और बाप दोनों अलग अलग हैं। तो इनमें कौन सा समास हो जाएगा? इसमें हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तो द्वंद्व समास हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्वंद्व समास। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। यानी सर्वनाम से निर्मित कौन सी भाववाचक संज्ञा है? मिठाई, मीठा, मिठाई, चढ़ना, चढ़ता, चढ़ाई, अपना, अपनापन, लड़का, लड़कपन। तो मिठाई, मिठाई है, जो मीठा है वो क्या है? एक विशेषण है, यानी विशेषता है, विशेषता है, यानी विशेषता है, अर्थात ये विशेषण है। क्या है? विशेषण है। और चढ़ता, चढ़ाई, यानी चढ़ना क्या है? चढ़ना क्या है? एक क्रिया है। क्या है? क्रिया, क्रिया है। यानी चढ़ना उतरना एक प्रकार से एक क्या है? काम है, जो क्या है? एक प्रकार से एक क्रिया है। अपनापन, अपनापन, अपना, अपना क्या है? एक सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। और लड़का, लड़का क्या होगा? लड़का क्या है? एक जाति है, जाति है, जाति है, यानी जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है लड़के में। और अपना, अपना में सर्वनाम है। और चढ़ता, चढ़ता में एक क्रिया है। और मीठा, ये क्या? विशेषण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सर्वनाम किस में है? तो सर्वनाम अपनापन में है। अपनापन में, अपना और अपनापन में सर्वनाम का प्रयोग, सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न रहेगा, किस शब्द में संधि विच्छेद सही नहीं है? यानी इनमें से कौन सा शब्द है जिनमें संधि विच्छेद सही नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द है जिनमें संधि विच्छेद सही नहीं है? देव प्लस इंद्र, देवेंद्र, रजनी प्लस ईश, रजनीश, मही प्लस ईश, महीश,
और नव प्लस उढ़ा नवोढ़ा। तो इनमें से कौन सा है जिसमें संधि विच्छेद सही नहीं है? तो नवोढ़ा में क्या है? नवोढ़ा में संधि विच्छेद सही नहीं है, क्योंकि नव प्लस उढ़ा नव प्लस उढ़ा ए और ऊ से मिलकर ओ बनेगा। ए और ऊ से मिलकर ओ बनेगा। क्या बनेगा? ओ बनेगा। इसमें दो मात्रा नहीं आएगी, केवल एक ही मात्रा आएगी, नवोढ़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी इन दो में रजनीश और महेश में क्या है? दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि है। इसमें ई और ई के मेल से बड़ी ई का निर्माण हो रहा है। ई और ई और बड़ी ई की मेल से बड़ी ई का निर्माण हो रहा है। तो इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी। और देवेंद्र में कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। देवेंद्र में कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी, क्योंकि इसमें ए और ई से मिलकर एक का निर्माण हो रहा है। तो इसमें ए हो जाएगा। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, नवोढ़ा। और नवोढ़ा में कौन सी संधि हो जाएगी? नवोढ़ा में भी गुण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। द ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न रहेगा, चिड़िया उड़ रही है वाक्य में कौन सी क्रिया है? चिड़िया उड़ रही है वाक्य में कौन सी क्रिया है? यानी चिड़िया उड़ रही है वाक्य में कौन सी क्रिया है? अकर्मक है, सकर्मक है, द्विकर्मक है या प्रेरणार्थक क्रिया है? यानी इसमें प्रेरणा तो कोई हो रही नहीं है। प्रेरणार्थ को मतलब है दूसरे से प्रेरणा देकर उससे काम कराना। द्विकर्मक यानी इसमें दो कर्म भी नहीं है। और सकर्मक यदि ये सकर्मक होती तो क्या प्रश्न का उत्तर देती? तो इसमें क्या प्रश्न का उत्तर भी नहीं दे रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न रहेगा, मनीष खीर खाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? मनीष खीर खाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो हमें वाच्य बताना है। क्रम वाच्य है, भाव वाच्य है या कृत वाच्य है या इनमें से कोई नहीं। तो मनीष खीर खाता है में कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्म वाच्य है, क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता है। क्या खाता है? खीर। क्या खाता है? खीर। तो इसमें कर्म वाच्य हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, जब मनीष पढ़ता है तब नीना पढ़ती है, यह कौन सा वाक्य है? यानी सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या संयुक्त मिश्रित वाक्य है? तो इनमें से कौन सा वाक्य है? तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित वाक्य। क्या हो जाएगा? मिश्रित वाक्य है। कौन सा वाक्य है? मिश्रित वाक्य है, क्योंकि मनीष तो पढ़ता है तब ही नीना भी पढ़ती है, यानी दोनों का मिश्रण दे रखा है। तब से जोड़कर इसका मिश्रण किया है। किससे जोड़ के किया है? तब से जोड़कर इसका मिश्रण किया है। जब मनीष पढ़ता है, ये तो एक वाक्य हो गया। दूसरा है नीना पढ़ती है। इन दोनों को किससे जोड़ा है? तब से जोड़ा है। तो इसमें क्या हो गया? मिश्रण किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न रहेगा, खटपट शब्द किसका उदाहरण है? खटपट शब्द कौन सा है? यानी तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशी है शब्द है? इनमें से कौन सा शब्द है खटपट? यानी खटपट कौन सा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देशज। ये एक हमारे देशज शब्द है। क्या है? देशज शब्द है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देशज इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, निम्न में से असंगत पर्यायवाची कौन सा है? असंगत यानी इनमें से एक पर्यायवाची तो गलत है और बाकी तीनों एक ही शब्द के पर्यायवाची है। तो सुधा क्या है? अमृत। क्या है? अमृत का पर्यायवाची है। सुरभोग भी अमृत का पर्यायवाची है। और सोम भी अमृत का पर्यायवाची है। लेकिन विपिन क्या है? जंगल का पर्यायवाची है। क्या है? जंगल का पर्यायवाची है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विपिन, क्योंकि ये असंगत है।
तो इसका सही आंसर द ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, निम्न में से द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, यानी इनमें से द्रौपदी का कौन सा शब्द है जो द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। सची, सची द्रौपदी का पर्यायवाची है, द्रौपदी का पर्यायवाची है। पांचाली भी द्रौपदी का पर्यायवाची है और पंचकन्या भी द्रौपदी का पर्यायवाची है। लेकिन दारा, जो दारा है वो पत्नी का पर्यायवाची है। किसका है? पत्नी का पर्यायवाची है, पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? दारा पत्नी का पर्यायवाची है। किसका है? पत्नी का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है? तो दारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, द ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से अशुद्ध शब्द है, कौन सा ऐसा शब्द है जो अशुद्ध है? इमारत, इमारत, इतवार, उच्च, इक्सा। तो इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो अशुद्ध है? इमारत एकदम सही आंसर है, सही उत्तर है। इतवार भी सही है, उच्च भी सही है, लेकिन इक्सा, जो इक्सा है उसमें ई बड़ा आएगा, ई बड़ा आएगा, यानी इक्सा में अशुद्धि है। क्या है? इक्सा में अशुद्धि है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्न में से सूर्य का पर्यायवाची, यानी इनमें से कौन सा है जो सूर्य का पर्यायवाची है? तो इनमें से कौन सा है जो सूर्य का पर्यायवाची है? तो दिनेश, हिमकर, राकापति या राकेश। तो दिनेश, दिनेश क्या है? सूर्य का पर्यायवाची है, सूर्य का पर्यायवाची है, पर्यायवाची है। बाकी तीनों, बाकी तीनों, बाकी तीनों क्या है? हिमकर, हिमकर ये किसका है? ये बर्फ का है, बर्फ का, बर्फ या किसका? बर्फ या हिमालय, मान लो हिमालय का, हिमालय। और राकापति और राकेश, ये राकापति और राकेश किसके हैं? चंद्रमा के। किसके हैं? चंद्रमा के पर्यायवाची है। किसके हैं? चंद्रमा के पर्यायवाची है। तो दोस्तों याद रखना, इनमें से कोई सा भी आ सकता है, राकापति या राकेश एक आ सकता है आपको और पूछ सकता है इनमें से कोई सा भी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य का पर्यायवाची केवल एक में ही उपस्थित है, दिनेश ही इसका सही आंसर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिनेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, अंधभक्त का सही समास विग्रह, अंधभक्त का सही समास विग्रह, यानी अंधभक्त में कौन सा समास विग्रह सही है? अंधा है जो भक्त, अंधभक्त आदि, अंधे का भक्त, अंधा, अंधे का भक्त, इनमें से कोई नहीं। तो अंधा है जो भक्त, अंधा है जो भक्त, अंधा है जो भक्त इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंधा है जो भक्त, अंधा है जो भक्त में कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय, कर्मधारय तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? कर्मधारय तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्मधारय तत्पुरुष समास इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, निम्न में से इह लोक का पर्यायवाची है, इह लोक का कौन सा पर्यायवाची है इनमें से? परलोक, स्वर्गलोक, यमलोक या परालोक। तो इह लोक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? परलोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? परलोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म गलत है? यानी इनमें से कौन सा विलोम शब्द है, कौन से शब्द का विलोम शब्द है जो क्या है? गलत है। कुल्टा, पतिव्रता, क्रय विक्रय, कुलीन अकुलीन, कृपा आशीर्वाद। तो कुल्टा, कुल्टा यानी पतिव्रता, कुल्टा यानी जिसका पति मर चुका है। क्या है? पति मरा हुआ, पति की मृत्यु हो चुकी हो, उसको क्या बोलते हैं? कुल्टा बोलते हैं। और पतिव्रता यानी जिसका पति है। क्रय विक्रय यानी, क्रय यानी खरीदना, विक्रय यानी बेचना, कुलीन यानी कुल का, और अकुलीन यानी बिना कुल का। कृपा, कृपा का आशीर्वाद क्या है? आशीर्वाद क्या है? समानार्थी शब्द है। आशीर्वाद क्या है? समानार्थी शब्द है। कृपा का कोप होगा। क्या होगा? कोप यानी गुस्सा, कोप यानी गुस्सा करना। क्या होगा? गुस्सा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द ऑप्शन इसका राइट आंसर
हो जाएगा, यानी कृपा का क्या होगा, कोप होगा, आशीर्वाद नहीं होगा। तो इसमें असंगत कौन सा है, कृपा, आशीर्वाद इसमें असंगत है। द ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, निम्न में से निरुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें निरुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। निरंकुश, निरंजन, निरस्त और निस्तेज। तो निस्तेज, निस्तेज में निस प्लस तेज, निस प्लस तेज, निस प्लस तेज यानी निस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किसका हुआ है, द ऑप्शन में निस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बाकी तीनों में निरुपसर्ग का प्रयोग हुआ है, निरुपसर्ग का प्रयोग हुआ है, प्रयोग हुआ है। और इसमें निस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन से में निरुपसर्ग नहीं है, कौन से में निरुपसर्ग नहीं है। तो निस्तेज में निरुपसर्ग नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, निस्तेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, जिसके बारे में निश्चय न हो, यानी जिसके बारे में निश्चय न हो, वाक्य के लिए एक शब्द है, यानी जिसके बारे में कोई निश्चित न हो, यानी क्या हो जाएगा उसका, अनिवार्य होगा, अनियमित होगा, या अनिश्चित होगा, या अनियंत्रित होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनिश्चित, अनिश्चित इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, अनिश्चित इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जिसके बारे में कोई बात निश्चित न हो, जिसके बारे में कोई बात निश्चित न हो, वो क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, ये प्रत्यय से निर्मित शब्द है, ये प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है, ये प्रत्यय से कौन सा शब्द का निर्माण हुआ है। कंठे, पोष्य, भोज्य, आतिथ्या। तो कंठे में कंठ, कंठ प्लस ये, कंठ प्लस ये, पोष्य में पोष, पोष प्लस ये, भोज्य में भोज प्लस ये, भोज प्लस ये, और आतिथ्य में अतिथि, अतिथ्य, अतिथ्य प्लस या का हुआ है, अतिथि प्लस या का हुआ है। तो इसमें या आ गया, क्या आ गया, या आ गया। इसमें ये प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो द ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, अम्बुद और अम्बुद शब्दों का सही अर्थ है। अम्बुद और अम्बुज शब्दों का सही अर्थ है, यानी अम्बुज और अम्बुद शब्द में का अर्थ कौन से में सही है। तो कमल या बादल, कमल या बादल, कमल बादल, बादल समुंदर, बादल समुंदर, या बादल कमल, या कमल समुंदर। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, अम्बुद यानी जो जल में जन्मा है, यानी अम्बुद का अर्थ क्या हो जाएगा, जो जल में जन्मा है, जन्मा है, जल में जन्मा है। और अम्बुद का क्या हो जाएगा, जो जल को धारण करता है, जल को धारण करता है। तो जल में कौन जन्मा है, जल में जन्मता है कमल, क्या जन्मता है कमल, और अम्बुद यानी जल को धारण कौन करता है, यानी बादल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कमल और बादल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, आमाशय में कौन सी संधि है। तो आमाशय में हमें बताना है कि कौन सी संधि है, गुण संधि है, यण संधि है, वृद्धि संधि है, या दीर्घ संधि है। तो आमाशय का हम सबसे पहले संधि विच्छेद करेंगे, आम प्लस आस्य, आम प्लस आस्य। तो इसमें ए और आ से मिलकर आ बन रहा है। तो ए और आ से मिलकर आ कौन सी संधि में बनता है, ए और आ से मिलकर कौन सी संधि में बनता है, यानी दीर्घ रूप हो रहा है। क्या हो रहा है, दीर्घ रूप हो रहा है, क्या हो रहा है, दीर्घ रूप हो रहा है, दीर्घ रूप हो रहा है। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि इसमें हो जाएगी, दीर्घ संधि इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आमाशय में कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि आमाशय में है, द ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, खून सफ़ेद हो जाना मुहावरे का अर्थ है बहुत भयभीत हो जाना, दया भाव न रहना, कठिन परिश्रम करना, अपमान सहना। तो खून सफ़ेद होने का मतलब क्या है, यानी भयभीत होना, यानी बहुत भयभीत हो जाना। क्या है, भयभीत हो जाना, क्या है, भयभीत हो जाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बहुत भयभीत हो जाना, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा दोस्तों,
निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ बहुत प्रिय, यानी बहुत प्रिय कौन से मुहावरे का अर्थ है, यानी इनमें से कौन सा मुहावरा ऐसा है जिसका अर्थ बहुत प्रिय है, यानी अर्थ क्या है, बहुत प्रिय, बहुत प्रिय अर्थ निकलता है। कौन से मुहावरे का निकलता है, गले का हार, गले पड़ना, गंगा नहाना, खबर लेना। तो इसमें से कौन सा होगा, गले का हार। गले में यदि हार पड़ जाता है तो क्या होता है, प्रसन्नता होती है ना हमें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गले का आहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, गले का आहार। तो अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, चट मंगनी पट ब्याह लोकोक्ति का भावार्थ है, यानी चट मंगनी पट ब्याह का लोकोक्ति का भावार्थ कौन सा है, इनमें से भावार्थ कौन सा सही है। तो हमें बताना है, शीघ्रता से अच्छा कार्य संपन्न हो जाना, थोड़े समय का सुख, जल्दीबाजी करना, कर्मानुसार फल प्राप्त होना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शीघ्रता से अच्छा कार्य हो जाना, यानी चटमंगनी पट ब्याह का मतलब है जल्दी से कोई कार्य संपन्न हो जाना, यानी शीघ्रता से कोई भी कार्य संपन्न हो जाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, निम्न में से किस लोकोक्ति का अर्थ भाग्य का साथ न देना है, यानी इनमें से कौन सी लोकोक्ति है जिसका अर्थ भाग्य का साथ न देना निकलता है। पक्के खीर पर हो गई दलिया, यानी पक्के नहीं है, सॉरी ये दोस्तों ये है पकाई, क्या है, पकाई खीर पर हो गई दलिया, निर्बल के बल राम, पानी पीकर जात पूछना, पानी का घड़ा डूबता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा पकाई खीर पर हो गई दलिया। क्या है, पकाई खीर पर हो गई दलिया, यानी खीर बना रहे थे लेकिन वो क्या बन गई, दलिया। तो यानी भाग्य साथ नहीं दिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों पक्के की जगह आप पक्काई कर लेना, क्या कर लेना, पक्काई कर लेना। निर्बल के बलराम, यानी निर्बल का तो भगवान ही साथी होता है, भगवान साथी होना, क्या होना, भगवान साथी होना। और पानी पीकर जात पूछना, यानी काम हो जाने पर कुछ कहना। पानी का घड़ा पाप का घड़ा भरकर ही डूबता है, यानी पाप पूर्ण होना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, निम्न में से शुद्ध शब्द है, इनमें से कौन सा शब्द है जो शुद्ध है और बाकी तीनों अशुद्ध हैं। तो अधीनस्थ, अध्ययन, अनुजा या अनुपम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुपम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुपम एकदम सही शब्द है। अनुजा में नु की मात्रा छोटी होगी तभी यह शुद्ध शब्द होगा। अध्ययन में 2 बार ये आएगा तब ये शुद्ध होगा। अधीनस्थ में अधीनस्थ नहीं होता है, अधीनस्थ होता है, लास्ट में क्या आता है, अधीनस्थ, आधा थ लगता है इसमें। तो ये तब ये शुद्ध होंगे, क्या होंगे, शुद्ध होंगे। बाकी केवल अभी ये शुद्ध शब्द है, क्या है, अनुपम ही इसका शुद्ध शब्द है। तो दोस्तों इनमें से भी कोई शब्द आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो याद रखें इन शब्दों को। तो हमारा अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, सघन का विलोम शब्द, यानी सघन का विलोम शब्द कौन सा है, विरल, जटिल, गहन या सुलभ। तो सघन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो सघन का क्या हो जाएगा, विरल। सघन यानी पास में, क्या है, पास में, क्या है, पास में। सघन का मतलब क्या है, पास में होना। और विरल का मतलब दूर होना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, षडानन में कौन सा समास है, षडानन में कौन सा समास है। तो दोस्तों हमें बताइए कि षडानन में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, क्रमधारी है, द्विगु है या बहुवीरीय समास है। तो इसमें कौन सा समास होगा। तो सबसे पहले हम षडानन में समास देखते हैं, कौन सा समास होगा, यानी षष्ठ, षड का मतलब होता है षष्ठ,
षष्ठ षष्ठ आनन आनन है जिसके, षष्ठ आनन है जिसके, अर्थात कौन, यानी 6 भुजाएं किसकी है, यानी कार्तिकेय। कार्तिकेय यानी भगवान शिव के, जो शिव के पुत्र हैं उनका नाम क्या है, कार्तिकेय। उनके क्या है, 6 भुजाएं हैं। 6 भुजाएं का मतलब षष्ठ आनन है उनके। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, इसमें तीसरा ही अर्थ निकल रहा है, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, इसमें बहुवीरी समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बहुवीरी समास हो जाएगा। तो हमारा दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा, निम्न में से अशुद्ध वाक्य है, यानी इनमें से कौन सा वाक्य है जो अशुद्ध है और बाकी तीनों शुद्ध हैं। तो लड़की के बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो ये क्या है, शुद्ध वाक्य है। अब जाकर संतोष की सांस ली, ये भी क्या है, शुद्ध वाक्य है। वह बालक जन्म लेते ही मर गया, ये भी क्या है, शुद्ध वाक्य। उसका 10 दिनों तक उपवास रहा, तो उसका 10 दिनों नहीं आएगा, यहाँ क्या है, दिनों नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, दिन, यहाँ क्या आएगा, दिन। 10 दिन तक उपवास रहेगा, तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, द ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द ऑप्शन इसमें अशुद्ध वाक्य है। कौन सा वाक्य है, द ऑप्शन इसका अशुद्ध वाक्य। इसमें दिनों की जगह क्या आएगा, दिन आएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो, आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।